गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7। अब पढ़ रहे हैं व्याकरण। व्याकरण में पढ़ रहे हैं आज चैप्टर 4। हम चैप्टर 4 में आपका है प्रत्यय, उपसर्ग और समास। तो प्रत्यय और उपसर्ग हम पढ़ चुके हैं और आज हमें समास पढ़ना है। समास किसे कहते हैं? ऊपर दिए गए दोनों शब्द जो आपके जैसे रसोई के लिए घर और तीनों रंग का समाहार तिरंगा, ऊपर दिए गए दोनों शब्द समास द्वारा बनाए गए हैं। समास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए शब्द बनाए जाते हैं। नए शब्द बनाने की प्रक्रिया में प्रत्यय, उपसर्ग और समास आते हैं। हम प्रत्यय जोड़ करके नए शब्द का निर्माण करते हैं, उपसर्ग जोड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं और समास का उपयोग करके हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेप में लिखना ही समास कहलाता है। समास प्रक्रिया में दो अथवा दो से अधिक शब्दों का मिलाकर छोटा करके नए शब्द बनाए जाते हैं। शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। और इससे पहले भी जो मैंने परिभाषा बताई थी, आप उसे अगर आपको लर्न है तो आप वही लर्न कर लीजिएगा और नहीं तो ये याद कर लीजिएगा। समस्त पद क्या कहलाता है? समास प्रक्रिया द्वारा जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समास प्रक्रिया के द्वारा जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, समस्त पद किसे कहते हैं? यहाँ से अंडरलाइन कीजिए, समास प्रक्रिया द्वारा जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पद में दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं। तो पूर्व पद कहलाता है और दूसरा उत्तर पद कहलाता है। पूर्व पद जैसे लिखा हुआ है रोग मुक्त, ये दो पदों के मेल से बना हुआ है। तो पहला पद है रोग, दूसरा पद है मुक्त। तो रोग को पूर्व पद हो गया और मुक्त जो है उत्तर पद हो गया। इसी तरह है शक्ति के अनुसार, तो यथा हुआ आपका पूर्व पद और शक्ति हुआ उत्तर पद और समस्त पद हुआ शक्ति के अनुसार। तो अभी हमने तीन चीज़ें जानी। समस्त पद क्या कहलाता है? समस्त पद पूरा पद कहलाता है और पूर्व पद उसका पहले वाला पद, उत्तर पद उसका बाद वाला पद कहलाता है। इस तरह अब हम आगे पढ़ेंगे समास विग्रह क्या कहलाता है। समस्त पद को खोल कर लिखना अथवा उसके पदों के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह का शब्द का अर्थ होता है अलग अलग करना, मतलब पदों को अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे देशवासी, समस्त पद का समास विग्रह है देश का वासी। कारक का समास में कारक का लोप हो जाता है और जब हम समास विग्रह करते हैं तो कारक का इस्तेमाल करते हैं। समास के भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो अव्ययभाव समास क्या कहलाता है? ये आपके 6 भेद हुए हैं, इनको आपको लर्न करना है। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो पहला आपका समास है अव्ययभाव समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद प्रधान हो तथा समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करता हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि जिस समस्त पद का पूर्व पद अव्यय हो उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। तो आपको वही परिभाषा अगर लर्न है तो आप वही लर्न कर लीजिएगा। अब ऐसे इसको लर्न करना है तो आप इसे लर्न कर लीजिएगा। जिस समस्त पद का पूर्व पद प्रधान हो तथा समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करता हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। जैसे उदाहरण के लिए यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पर ये जो यथा लिखा हुआ है ये क्या है? अव्यय है। अव्यय वे शब्द कहलाते हैं जिन शब्दों को लिंग, वचन और काल में रखने पर परिवर्तन नहीं होता, वे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। तो इसमें यथा है, तो यथा का अगर हम लिंग बदलेंगे तो यथी नहीं होगा, इसलिए ये क्या है? और इसका अपना स्वयं का अर्थ भी, यथा अगर शक्ति से हटा दिया जाए तो यथा का भी अपना कोई अलग से अर्थ नहीं होता, इसलिए ये अव्यय है। तो प्रथम पद क्या होगा? अव्यय होगा, इसलिए ये अव्ययभाव समास है। तो शक्ति के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार, यथा नियम, नियम के अनुसार, यथा संभव, जैसा संभव, आजन्म, जन्म से लेकर आमरण, मरण तक, आजीवन, जीवन भर, गली गली, हर गली, गांव गांव, हर गांव, निडर, बिना डर के, निसंदेह, संदेह के बिना, प्रतिदिन, हर दिन, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, रातों रात, रात ही रात में, प्रत्येक, हर एक, बेलगाम, लगाम के बिना, बेकाम, काम के बिना,
इसके बाद आता है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच की सभी विभक्तियों तथा कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए, इसे लर्न कर लीजिएगा तत्पुरुष समास को। तो जैसे देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, रसोई के लिए घर, रसोई घर। तत्पुरुष समास के भेद है। कर्म तत्पुरुष में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को गया हुआ, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, मरणासन, मृत्यु को पहुंचा हुआ। मतलब ये जो को की विभक्ति थी उसका लोप हो गया, इसलिए ये कर्म तत्पुरुष है। करण तत्पुरुष का चिन्ह होता है से या के द्वारा, तो यहाँ पर से जो विभक्ति है इसलिए ये करण तत्पुरुष है, या के द्वारा लिखा हुआ है इसलिए ये द्वारा से, तो इसलिए ये कौन सा है, करण तत्पुरुष है। इसी तरह संप्रदान तत्पुरुष की विभक्ति जो है के लिए होती है, तो जो के लिए है, के लिए होने के कारण ये संप्रदान तत्पुरुष है। इस तरह अपादान तत्पुरुष में अपादान कारक की विभक्ति जो है से होती है, अलग होने, इससे कौन सा से, अलग होने वाला से, तो इससे की विभक्ति है, इसलिए ये अपादान तत्पुरुष है। जैसे देखिए से लिखा हुआ है ना, इसलिए ये अपादान तत्पुरुष है। संबंध तत्पुरुष का के की विभक्ति होती है, इसलिए जैसे गंगा जल, गंगा का जल, देश का वासी, गंगा का तट, स्वास्थ्य की रक्षा, राजभाषा, राज्य की भाषा, तो ये का के की आया है, इसलिए ये संबंध तत्पुरुष है। अधिकरण तत्पुरुष में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप कर दिया जाता है। अब जिस विभक्ति में पर आया है इसलिए वे कौन सा तत्पुरुष हुआ, अधिकरण तत्पुरुष हुआ। जैसे आनंद मग्न, आनंद में मग्न, ग्रामवास, ग्राम में वास, दही बड़ा, दही में बड़ा, तो कौन सा तत्पुरुष हुआ, ये अधिकरण तत्पुरुष हुआ। इसके बाद आता है आपका द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास में क्या ध्यान रखना होता है, उसका जो पूर्व पद होगा वो संख्यावाची होगा। इसमें विग्रह करते समय समाहार या समूह शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समूह का बोध होगा और पहला पद संख्यावाची होगा। जैसे नवरत्न, नवरत्नों का समाहार, नवरात्रि, नवरात्रियों का समाहार, दो राहा, दो राहों का समाहार, त्रिभुवन, तीन भुवनों का समाहार, त्रिवेणी, तीन वेणियों का समाहार, चारपाई, चार पायों का समाहार, पंजाब, पांच आबों का समाहार, नवग्रह, नवग्रहों का समूह, दोपहर, दूसरा पहर, तिरंगा, तीन रंगों का समाहार, त्रिफला, तीन फलों का समूह, चौराहा, चार राहों का समाहार, पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समाहार, सप्ताह, 7 दिनों का समूह। मतलब कि जो ये पहला पद है सभी में संख्यावाची है, इसलिए ये द्विगु समास है। इस तरह देखिए, जैसे चौमासा, 4 मासों का समूह, त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार, शताब्दी, 100 शब्दों का समाहार, चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार। इसके बाद आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसे पूर्व पद तथा उत्तर पद को जोड़ने से योजक शब्द जैसे और, तथा, या, व, एवं, अथवा आदि शब्दों का लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे भाई बहन, भाई और बहन, ऊंच नीच, ऊंच तथा नीच, घर बाहर, घर या बाहर, सुख दुख, सुख या दुख, लाभ हानि, लाभ एवं हानि, पाप पुण्य, पाप व पुण्य। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, ऐसे द्वंद्व समास कहते हैं, क्योंकि इसमें ये और, एवं, तथा से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें द्वंद्व समास कहा जाता है। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए, आप इसे लर्न कर लीजिएगा। द्वंद्व समास दोनों ही पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और ये और, एवं, तथा से जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद आता है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान, उपमेय का संबंध होता है, अर्थात इसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। अंडरलाइन कर लीजिए, कर्मधारय समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमेय, उपमान का संबंध होता है, अर्थात इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। कर्मधारय समास में क्या होगा, पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। तो जैसे उदाहरण के लिए नील कमल, नीला है जो कमल, इसमें नील विशेषण है और कमल विशेष्य है, अतः पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध है, इसलिए ये कर्मधारय समास है। तो देखिए, जैसे नील क्या होता है, विशेषण, और कमल विशेष्य। विशेष्य क्या कहलाता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है।
तो वो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो किस में हो, उत्तर पद में हो, तो वो क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास कहलाएगा। जैसे कर कमल, तो कमल के समान कर, यहाँ कर की उपमा कमल के साथ दी जा रही है। अतः पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध है, कर उपमेय है और कमल उपमान है। नीचे कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए। जैसे अधपका आधा है, पका जो, नील गगन नीला है, गगन जो, महाराज महान है, राजा जो, लाल टोपी लाल है टोपी जो, अश्रु गैस आंसू लाने वाली गैस, मालगाड़ी माल लाने वाली गाड़ी, दुरात्मा बुरी है आत्मा जो, पीताम्बर पीला है अंबर जो, महात्मा महान है आत्मा जो, श्वेतांबर श्वेत है अंबर जो, मधुमक्खी मधु देती है मक्खी जो, पर्णकुटी पर्ण पत्तों से बनी कुटी। तो देखिए कर्मधारय समास का जब विग्रह किया जाता है तो कैसे किया जाता है, ये आप ध्यान से समझिए और कैसे कर्मधारय समास को पहचाना जाता है। ये आया समझ में। चलिए अब आते हैं उपमान उपमेय। जैसे नरसिंह सिंह के समान नर, चरण कमल कमल के समान चरण, घनश्याम घन के समान श्याम, क्रोधाग्नि क्रोध रूपी अग्नि, मुख चंद्र चंद्रमा के समान मुख, चरण कमल कमल के समान चरण, विद्याधन विद्या रूपी धन, कमल है कमल के समान है, संसार सागर संसार रूपी सागर। इसके बाद आता है आपका बहुब्रीहि समास, छठवां समास। अब बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद मिलकर एवं एक अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मुरलीधर मुरली को धारण करता है जो, अर्थात कृष्ण। ये देखिए अन्य पद की प्रधानता हुई, मुरली को धारण करने वाला कौन, अर्थात कृष्ण। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो जो तीसरे अन्य पद की जो प्रधानता बताता है उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते बल्कि अन्य पद प्रधान होता है बहुब्रीहि समास में। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए बहुब्रीहि समास की परिभाषा और इसे लर्न कर लीजिएगा। देखिए बहुब्रीहि समास के उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे गजानन गज है आनंद जिसका, अर्थात गणेश जी। दशानन दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। मूषक वाहन मूषक है वाहन जिसका, अर्थात गणेश जी। गोपाल गायों का पालक है, अर्थात कृष्ण। चक्रधर चक्र को धारण करता है जो, अर्थात विष्णु। त्रिलोचन तीन है लोचन जिसके, अर्थात शिव। पवन पुत्र पवन का पुत्र है जो, अर्थात हनुमान जी। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। चतुर्मुख चार मुख है जिसके, अर्थात ब्रह्मा। एक दंत एक है दंत जिसका, अर्थात गणेश। मयूर वाहन मयूर है वाहन जिसका, अर्थात कार्तिकेय। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है? कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष और उपमेय उपमान का संबंध होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता को प्रकट करते हैं। ठीक है, दोनों में ये अंतर है, अंडरलाइन कर लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। कमल नयन, कमल के समान नयन कर्मधारय समास। और अगर आप इसी कमल नयन को ऐसे विग्रह करेंगे, कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात कृष्ण, तो बहुब्रीहि समास होगा। मतलब विग्रह करने पर अंतर आ जाता है। दूसरा दिया हुआ है द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। द्विगु और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है? द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है और तथा पहला पद दूसरे पद की संख्या बताता है, जबकि बहुब्रीहि समास में कई बार पहला पद संख्यावाचक होता है जो दूसरे पद से मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। जैसे तिरंगा, तीन रंगों का समाहार। तो ये अगर आप ऐसे विग्रह करेंगे, तीन रंगों का समाहार, तो द्विगु समास होगा। अगर आप ऐसे विग्रह करेंगे, तीन रंग हैं जिसमें, अर्थात भारतीय राष्ट्र ध्वज, तो क्या बन जाएगा? बहुब्रीहि समास बन जाएगा। ओके, इतना समझ में आया? ठीक है, जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में आके पूछ लीजिएगा। आज आपका चैप्टर ओवर हो गया, आगे कल पढ़ेंगे।